नमस्कार। सत्य गहरा गुरु विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले शासकीय विजय भूषण सिंह देव कन्या महाविद्यालय से मैं विकास सिंह आज आपके समक्ष एमए सोशियोलॉजी द्वितीय सेमेस्टर के क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के पेपर के यूनिट 4 के मैक्स वेबर के मूल्य निरपेक्षता के सिद्धांत पर आपके समक्ष चर्चा करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आज का टॉपिक मैंने बताया मैक्स वेबर के मूल्य निरपेक्षता के सिद्धांत के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि मैक्स वेबर हम सभी जानते हैं कि इन्होंने अलग अलग कई तरह के सिद्धांत, महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं जो कि समाजशास्त्र के क्षेत्र में काफी मील का पत्थर साबित हुए। ठीक उसी तरह इनका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है मूल्य निरपेक्षता का सिद्धांत, जिसे हम अंग्रेजी में वैल्यू न्यूट्रलिटी, थ्योरी ऑफ वैल्यू न्यूट्रलिटी भी कहते हैं। तो जैसा मैंने यहाँ मेंशन किया है, मैक्स वेबर जो है 1867 से 1920 इनका जीवन काल रहा। और हम इसके मूल में चलते हैं, मूल निरपेक्षता के सिद्धांत के, तो हम इसमें देख पाते हैं कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ डिस्क्राइब किए हैं, मतलब मेंशन किए हैं कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, कर्तव्य, जिम्मेदारी, तथ्य और भावना। तो अगर हम इस सिद्धांत के मूल में चलें तो हम यह देख पाते हैं कि जब भी कोई सामाजिक शोधकर्ता किसी शोध का संचालन करते समय अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए अपने सामाजिक शोधकर्ता जो है उसको कर्तव्य और उसके जिम्मेदारी को संदर्भित करने का काम इसी सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। और यह इसीलिए काम आता है क्योंकि इसका ध्येय क्या होता है इस सिद्धांत का कि किसी भी सामाजिक शोधकर्ता को उसके कर्तव्य और जिम्मेदारी का एहसास कराना, और साथ ही साथ इसका ध्येय होता है तथ्य और भावनाओं को अलग करके लोगों को कलंकित होने से बचाना है। ठीक है, होने से बचाना है। आगे तो यह जो मूल्य निरपेक्षता का सिद्धांत है न केवल ये समाजशास्त्र में उपयोगी है बल्कि साथ ही साथ ये कई विषयों की बुनियादी नैतिकता को भी रेखांकित करता है। तो मैंने यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट इसके प्रभाव या फिर महत्व कहना चाहिए, इनको भी यहाँ मेंशन किया है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो इसमें देखा जाए क्या बोलते हैं कि निष्कर्ष और विश्लेषण में विकृति। तो इसका अर्थात ये है कि जब भी कोई सामाजिक शोधकर्ता किसी प्रकार का सामाजिक शोध करता है तो अगर वह अपने मूल निरपेक्षता के सिद्धांत को फॉलो न करे तो उसको हम ऐसा समझें जैसे कि अगर हम मूल निरपेक्षता के सिद्धांत को व्यक्तिकरण के सिद्धांत से हम जोड़कर देख सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि व्यक्तिकरण का सिद्धांत क्या है, तो व्यक्तिकरण का सिद्धांत यह कहता है कि समाज में हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। तो हम किसी प्रकार से किसी भी दो व्यक्ति को बिल्कुल एक समान नहीं मान सकते क्योंकि उसके सोचने समझने का तरीका, चीजों को परसीव करने का तरीका बिल्कुल अलग हो सकता है। ठीक उसी तरह जैसे हम जानते हैं कि मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है। चूंकि वो एक सामाजिक प्राणी है तो उसके समाज में उसको भिन्न भिन्न तरह की मूल्य और मान्यताओं का पालन करना पड़ता है। वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं, चाहे वो उसके सोचने समझने का तरीका हो, उसके धर्म हो, उसकी जाति हो, ये सारी चीजें उसके अलग अलग हो सकती है। ये बिल्कुल व्यक्तिकरण का सिद्धांत यही कहता है। तो इसी कारण बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत पूर्वाग्रह को दूर करके ही हम क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को समाज में कलंकित होने से बचा सकते हैं और उसे उसकी कर्तव्य और जिम्मेदारी का बोध कराया जाता है। किसके द्वारा? इसी सिद्धांत के द्वारा, मूल निरपेक्षता का सिद्धांत के द्वारा। तो जैसे मैंने महत्व और प्रभाव के ऊपर हम देख रहे थे कि निष्कर्ष और विश्लेषण में विकृति। अगर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रह पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो उसके जो भी उसके द्वारा सामाजिक शोधकर्ता के द्वारा शोध किया जाता है उसके निष्कर्ष और विश्लेषण में विकृति होने की पूरी संभावना होती है। ठीक है, तो ये होता है पहला। अगर हम दूसरे प्रभाव या महत्व की ओर देखें तो इसमें क्या कहता है कि महत्वपूर्ण जानकारी का छूट जाना। क्योंकि अगर व्यक्ति अपने पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर कोई भी सामाजिक शोध में अपना ध्यान लगाता है या उस क्षेत्र में कार्य करता है तो इसकी पूरी चांसेस या फिर प्रोबेबिलिटी होती है कि महत्वपूर्ण जानकारियों का छूट जाना। क्यों? क्योंकि वह अपने पूर्वाग्रह से निकल ही नहीं पाता है। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे महत्व या प्रभाव अगर हम नजर डालें तो इसमें देख पाते हैं कि परिणामों में हेरफेर की संभावना। तो इसकी भी पूरी आशंका होती है कि जो सामाजिक शोध का जो परिणाम निकल सकता है उसमें भी हेरफेर हो सकता है क्योंकि वो व्यक्ति अपने पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने के कारण अपनी भावनाओं को तथ्यों के ऊपर हावी होने को मौका दे देता है। ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़ें, इसमें हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं मैंने यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मूल निरपेक्षता के सिद्धांत के लिए यहाँ
दिया हुआ है। तो हम उसमें से सबसे पहला यहाँ मेंशन जो मैंने किया है वो उस पर देख पा रहे हैं, मूल्यों, आस्थाओं और नैतिकता का ध्यान। तो किसी भी समाजशास्त्री को जो कि सामाजिक शोध में इन्वॉल्व हो या सामाजिक शोध के क्षेत्र में हो, उसे अपने मूल्यों, आस्थाओं और नैतिकता का विशेष ध्यान देना चाहिए। और ये इसीलिए क्योंकि ताकि उसके ऊपर जो है उसके पूर्वाग्रह और साथ ही साथ उसकी मानवीय भावनाएं हावी ना होने पाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ दूसरा देख पा रहे हैं, इसी तरह यहाँ दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इस मूल निरपेक्षता के सिद्धांत के अंतर्गत हम देख पा रहे हैं कि तत्वों की पहचान करने की क्षमता जो उनके सामाजिक शोध को प्रभावित कर सकते हों। ठीक, तो इसमें हम क्या समझ पाए कि किसी भी समाजशास्त्री को अपने सामाजिक शोध के समय उन तत्वों की पहचान करने की आवश्यक क्षमता होनी ही चाहिए, ताकि वो जो उसके ऊपर जो सामाजिक शोध है उसको प्रभावित ना कर पाए, चाहे वो उसके किसी भी तरह के धर्म संबंधित हो सकते हैं या उसके मानवीय अलग अलग जो उसके अंदर भावना होती है उससे संबंधित हो सकती हैं, जो कि उसके तत्वों को प्रभावित कर सकती है। इस महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत मैंने ये समझाने का प्रयास किया। अगर हम आगे बढ़ें और फाइनली हम इस मूल निरपेक्षता के सिद्धांत को आसानी से समझने के लिए मैंने यहाँ उदाहरण के लिए डॉक्टर, शिक्षक और वैज्ञानिक का उदाहरण लेने का प्रयास किया है। तो उसको समझते हैं ये किस प्रकार से ये जो उदाहरण है हम लोग कैसे रिलेट करते हैं कि मूल निरपेक्षता इन तीनों व्यक्तियों को काफी भी महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि अगर मैं सबसे सर्वप्रथम एक शिक्षक का उदाहरण लूँ, तो शिक्षक क्या होता है, मान लीजिए कि किसी क्लास में कोई एक शिक्षक जो है क्लास टेस्ट लेता है, ठीक है, और वो क्लास टेस्ट लेने के बाद क्या होता है कि ज्यादातर छात्र जो है उस क्लास टेस्ट में फेल हो जाते हैं, और वो अपने प्राचार्य को उस संबंधी टेस्ट का क्या रिपोर्ट देता है कि ज्यादातर बच्चे, जबकि वो फेल होते हैं, फिर भी वो प्राचार्य को क्या रिपोर्ट देता है कि ज्यादातर बच्चे जो है पास हो गए हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए कि इसमें उसके जो पूर्वाग्रह है या फिर ये बोलना चाहिए कि उसकी भावनाएं उस पर हावी हो गई, क्योंकि अगर वो सही रिपोर्ट देता है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर या फिर उसके व्यवसाय के ऊपर कलंक लगने की आशंका बनी रहती है। जबकि वास्तविकता में होना क्या चाहिए, उसे अपने पूर्वाग्रह और भावनाओं पे नियंत्रण पाते हुए उसे अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और भावनाओं पे नियंत्रण पाते हुए ये करना चाहिए कि वह क्या करे, प्राचार्य को उसकी जो भी टेस्ट रिपोर्ट से उसकी सही सूचना दे। इससे क्या होगा कि जो प्राचार्य है, जो कमजोर बच्चे हैं या जो विषय में फेल हुए हैं, उनको बिल्कुल सही और मार्गदर्शन दे सके, और साथ ही साथ जो भी उनकी पढ़ाई या फिर विषय संबंधी जो उनके पाठ्य सामग्री हो या अन्य सामग्री जिसके द्वारा वो अपने प्रदर्शन में या पढ़ाई में सुधार ला सके वो कर सके। ठीक है, जैसे हमने शिक्षक का देखा, ठीक उसी तरह अगर हम डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर भी एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कि भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर व्यक्ति, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टरों के लिए कहा जाता है कि वो अपने खुद के परिवार वालों का इलाज या फिर कोई मान लीजिए सर्जरी या ऑपरेशन नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके ऊपर कहीं ना कहीं उस समय मानवीय भावनाएं हावी हो जाती हैं। तब इसी कारण वह अपने प्रोफेशन या फिर अपने कर्तव्यों को या अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाने में असक्षम हो जाता है। ठीक उसी तरह वैज्ञानिक को भी अगर हम लें तो इनके लिए तो अति आवश्यक है कि ये अपने, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक पूर्वाग्रह हो सकता है, ठीक उसी तरह वैज्ञानिक भी है तो इंसान ही, उसके भी पूर्वाग्रह हो सकते हैं। तो अपने पूर्वाग्रह को वो हावी ना होने देकर केवल वैज्ञानिकों को क्या चाहिए कि वो तथ्यों की ओर अपना संपूर्ण ध्यान लगाए, तभी जाकर वो सामाजिक शोध में अपना 100% दे पाएगा और समाज की उन्नति और तरक्की के लिए काम कर पाएंगे। जैसे ठीक इस प्रकार से हमने डॉक्टर, शिक्षक और वैज्ञानिक का उदाहरण लेकर इसको मूल निरपेक्षता के सिद्धांत को समझने का प्रयास किया। ठीक, इसी के साथ हम यहाँ अंत करते हैं। धन्यवाद।